हेलो बच्चों, कैसे हो? और गर्मियों की छुट्टी पे सब लोग कहाँ कहाँ घूम कर आए हो? मैंने तो पूरी गर्मियों की छुट्टी में मोमो खाए चटनी लगा के। सर मैं तो गर्मियों की छुट्टी के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गया था। वहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरा एंड फौना देखे। कुछ ऐसी भी स्पीशीज देखी जो एंडेंजर्ड थी। बड़ा मजा आया सर मुझे तो। अरे यार मोटू लाल, तुम क्या बातें करते रहते हो? ये फ्लोरा एंड फौना क्या होता है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? बताओ तो सही दोस्त। अरे चीकू, क्या तुमने क्लास 10th का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स चैप्टर नहीं पढ़ा? उसे पढ़ लो तो तुम मन्नू भैया से सीख जाओगे कि फ्लोरा, फौना और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या चीज हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। मैंने भी उसे पढ़कर ही सोचा कि मैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को विजिट करूं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो वाकई में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका इंटरेस्ट आएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लोरा एंड फौना में और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर और नेशनल पार्क के अंदर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो, एक चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, बैनियन ट्री भी आता है हमारा, लीचन्स जो कि बैनियन ट्री पर रहते हैं, एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ बहुत बड़े भी हैं जैसे कि एलिफेंट्स और ब्लू व्हेल्स, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया इतने छोटे हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। देखो, बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है, यहाँ पर देखो एनिमल्स भी हैं और बहुत सारे प्लांट्स भी हैं। तो ये जगह क्या कहलाएगी? बायोस्फीयर। फिर आता है इकोसिस्टम। देखो, अगर फिशेस वाटर के अंदर रहती हैं तो उनका इकोसिस्टम क्या होगा? ये रिवर वाली जगह जहां पर वो रहती हैं। अब इस इकोसिस्टम के अंदर आप देखोगे कि प्लांट्स जो हैं वो भी आते हैं, फिशेस जो हैं वो भी आती हैं, और वाटर तो है ही। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? एक इकोसिस्टम। ऐसे ही यहाँ पर ग्रास लैंड के ऊपर, एक ऐसी ज़मीन के ऊपर जहाँ पर घास है, वहाँ पर कुछ एनिमल्स रहते हैं, ग्रास वगैरह है। तो यहाँ का इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? ये ग्रास, ये एनिमल्स, ठीक है, विंड हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो एक इंटीग्रेटेड यूनिट जो कंसिस्ट करती है बहुत सारे एनिमल्स एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ रिवर की, तो सिर्फ फिश ही थोड़ा है, टर्टल भी रहते होंगे, और क्या रहते होंगे? ऑक्टोपस भी रहते होंगे, क्रैब्स भी रहते होंगे। तो ये सब लोग मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ का एक इकोसिस्टम। ऐसे ही इस ग्रासलैंड की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक डॉग दिख रहा है और चिकन्स दिख रही हैं। सिर्फ यही थोड़ा ना रहते होंगे, यहाँ पर बर्ड्स भी रहती होंगी, यहाँ पर अर्थवॉर्म भी रहते होंगे। तो ये सब लोग मिलके यहाँ का क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। तो आई होप आपको क्लियर होगा, एक इंटीग्रेटेड यूनिट जो कंसिस्ट करती है कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वही बनाते हैं हमारा इकोसिस्टम। फिर आता है फ्लोरा। आखिरकार फ्लोरा किसे बोलते हैं? किसी भी जगह पर उगने वाले पेड़ों को हम लोग वहाँ का फ्लोरा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो वहाँ पर आप ट्रीज देखोगे तो वो कुछ ऐसे कोन शेप वाले होते हैं। देखा है ना आपने, कोन शेप होती है। तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ का जो फ्लोरा है, मतलब वहाँ के जो प्लांट्स है, थोड़े से डिफरेंट है। फिर बात करते हैं राजस्थान वगैरह की। तो राजस्थान में अगर आप देखोगे तो वहाँ का फ्लोरा बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहाँ पर आपको कैक्टस वाले ट्रीज देखने को मिलेंगे, वो वाले ट्रीज जिनकी लीफ क्या होती हैं? पॉइंटी और शार्प। आखिरकार पॉइंटी और शार्प क्यों होती है उनकी लीव्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि जो कैक्टस होते हैं वो पॉइंटी क्यों होते हैं। फिर बात करते हैं फौना की। देखो, फौना जैसे कि आप अगर पानी की बात करोगे तो पानी के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि टर्टल और ये हो गई वेल हो गई, फिशेस हो गई, ये सब क्या हो गई? ये वाटर की फौना हो गई। अब ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेशल टाइप की फ़िश जो इंडिया में पाई जाती है वो अमेरिका में भी पाई जाए। तो वो जो स्पेशल टाइप की फ़िश इंडिया में पाई जाती है वो क्या हो गई? स्पीशीज़ ऑफ एनिमल जो कि हमारे स्पेसिफिक प्लेस पे पाई जाती है, यहाँ की फौना।
और वो वहाँ और किसी जगह पर नहीं पाई जाती। अच्छा, पर्टिकुलरली अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप का फौना, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स, और फौना क्या होते हैं, एनिमल्स। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब फॉरेस्ट की बात करते हैं कि फॉरेस्ट हम किस जगह को बोलते हैं और फॉरेस्ट कौन सी जगह मानी जाती है। एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने काम की चीज़ें भी लेने आ जाते हैं, जैसे कि ट्रीज से वुड, और अगर कुछ लोगों को मेडिसिन लेनी होती है फॉरेस्ट के अंदर तो सीधे फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। वहाँ पर कोई वैरायटी ऑफ ट्री उग रहा है जिससे उन्हें मेडिसिन लेनी है तो उसे काट कर ले जाते हैं और उसे मेडिसिन बना लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर लोगों ने फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब मन मर्जी के पेड़ काटे जा रहे हैं। तो बेचारा फॉरेस्ट ख़त्म ही होते जा रहा है, क्योंकि देखो फॉरेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हों। लेकिन अगर फॉरेस्ट से हम सारे ही ट्रीज़ को कट कर लेंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट बचेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चली। जब गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चली तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए, रूल्स बनाए, और रूल्स और लॉज ऐसे बनाए कि देखो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई ट्रीज़ वगैरह या फिर किसी को मेडिसिन चाहिए तो वो अपनी मनमर्जी से जाकर यहाँ पर कुछ भी ट्रीज़ को काटेगा नहीं। मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन डायरेक्टली ट्रीज़ को कट करके नहीं बनाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो चीज़ अलाउड ही नहीं होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी जगह बनाई जिसको रिजर्व कर दिया गया टू प्रिजर्व नेचुरल ब्यूटी, जिससे कि हम लोग नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व कर सके, जैसे कि वाइल्ड लाइफ को और हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व कर सके, जिसका भी मन करे डायरेक्टली वहाँ पर जाकर कुछ तोड़फोड़ ना मचा पाए। फिर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। देखो बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है जिसका मतलब क्या है कि अगर हम अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिलाएं तो उन्हें बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमारी अर्थ के ऊपर कितने सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म आई होप आपको समझ में आया होगा। इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द वेराइटीज ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ। फिर आता है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और ये भी माना जाता है कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कि इंडिया के अंदर 1.6 मिलियन स्पीशीज़ हैं। तो एटलीस्ट इंडिया के पास 10% ऑफ रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ फौना है, यानी कि मैमल्स हैं जो कि थ्रेटेंड लिस्ट पर हैं। अब थ्रेटेंड लिस्ट क्या चीज़ है, देखो इंडिया के पास कुछ ऐसे स्पेशल एनिमल्स हैं जो कि इस पूरी दुनिया से ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि ख़त्म होने वाले, एंडेंजर्ड होने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डायनासोर्स के बारे में, डायनासोर्स इस दुनिया से ख़त्म हो गए। ऐसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो इंडिया के अंदर 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, और 20% ऐसे मैमल्स हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, थ्रेटेंड लिस्ट के अंदर हैं। इन सबको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है कि ये सब दे आर ऑन द वर्ज ऑफ
एक्सटेंशन खत्म होने की कगार पर हैं। एग्जाम्पल के लिए चीता, पिंक हेडेड डक, तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस दुनिया से बस अब खत्म होने ही वाले हैं। चीतास जो हैं वो भी खत्म होने वाले हैं और पिंक हेडेड डक भी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, तो स्पीशीज को क्लासिफाई कौन करता है, ये कौन पता लगाता है कि इंडिया के अंदर इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वाले ऑर्गेनिजम्स खत्म होने की कगार पर है, ये वाले ऑर्गेनिजम्स अभी खत्म होने की कगार पर नहीं है, तो इतनी डरने वाली बात नहीं है। इन सब का पता लगाता है IUCN, मतलब कि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN का सिर्फ यही काम है, ये पता लगाना कि कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स जो कि खत्म होने की कगार पर हैं उनके बारे में। सबसे पहले आते हैं नॉर्मल स्पीशीज। देखो नॉर्मल स्पीशीज से आप समझ गए होंगे कि वो वाले स्पीशीज जो कि नॉर्मल लेवल पर हैं, स्पीशीज जिनका पॉपुलेशन लेवल कंसीडर करा जाता है नॉर्मल उनके सर्वाइवल के लिए, उन्हें हम लोग नॉर्मल स्पीशीज बोलते हैं। जैसे कि कैटल, तो कैटल्स क्या हो गए, अभी हमारे नॉर्मल स्पीशीज हैं, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाले। साल, पाइन, रोडेंट्स एसेट्रा, ये सारी ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि अभी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉर्मल स्पीशीज़। फिर आते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये वो वाले स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, ये ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि ब्लैक बक, आपने देखा होगा ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड आइस, ये सब क्या हो गए, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये ख़त्म हो सकते हैं इस दुनिया से। फिर है वनरेबल स्पीशीज़, ये वो वाले स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब कि ये मानो कि ये लोग एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। मतलब वो वाले स्पीशीज़ जो कि बस एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने से थोड़ा ही दूर हैं, और नियर फ्यूचर ये क्या हो जाएंगे, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ ही जाएंगे। इफ़ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज टू ऑपरेट, अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही चलते रहे तो, जैसे कि अगर मान लो कोई एक ऐसा स्पीशीज़ है जिसके लोगों को सींग चाहिए, ये जो हॉर्न्स होते हैं ये चाहिए। अब ये हॉर्न्स लेने के लिए लोग क्या करते हैं, उसे मारते रहते हैं। अब गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया कि इसके जो हॉर्न्स हैं स्पीशीज़ के, वो आप नहीं ले सकते, उनको नहीं ले सकते। तो अब आप हॉर्न्स नहीं ले सकते, अगर जिसने भी इन हॉर्न्स को लेने की कोशिश करी उस पर 2 लाख रुपीज़ का फाइन लगेगा, तो शायद वो स्पीशीज़ बच जाए। लेकिन अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती तो ये जो नेगेटिव फैक्टर है ये बढ़ता रहेगा, लोग उसके हॉर्न्स के लिए यानी कि उसके सींगों के लिए उस स्पीशीज़ को मारते रहेंगे एग्जाम्पल के लिए, और फिर वो बेचारा स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगा। फिर आते हैं रेयर स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और एंडेंजर्ड या फिर वनरेबल कैटेगरी के अंदर वो आ सकते हैं अगर नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू होता है तो देखो रेयर स्पीशीज़ और वनरेबल स्पीशीज़ कुछ मिलते जुलते ही हैं, लेकिन वनरेबल स्पीशीज़ अभी अच्छी खासी गुड क्वांटिटी के अंदर हैं, लेकिन रेयर स्पीशीज़ बहुत ही कम पॉपुलेशन के अंदर है, तो बहुत ही कम इनकी पॉपुलेशन है और ये भी अभी ख़त्म होने की कगार पर है, एंडेंजर्ड या फिर वनरेबल कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। मतलब एंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी का मतलब यही होता है कि खतरे में है ये स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ जो होती हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया पर पाई जाने वाली स्पीशीज़ होती हैं जो कि आइसोलेट हो जाती हैं ड्यू टू नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स, जैसे कि अंडमान टील। अब ये जो अंडमान टील है आप देख सकते हो कि ये अंडमान टील जो है वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है ये बर्ड, और ये क्या है, ये ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर्स अलग हो रखी है। फिर है आप जिसको देख रहे हो, इट इज़ अ मिथुन, इसको मिथुन बोलते हैं हम लोग, और ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज़ है, और ये भी क्या है, ये भी ख़त्म होने की कगार पर है और एंडेमिक स्पीशीज़ है, ये एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है। फिर आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। देखो ये वो वाली स्पीसीज़ हो जाती हैं जो कि अगर हम इन्हें ढूंढें तो बहुत ही कम मिलेंगी या फिर मिलेंगी ही नहीं, जैसे कि एक चीता, ये स्पेशल वैरायटी ऑफ चीता है, एशियाटिक चीता जो है वो अब क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। पिंक हेडेड डक, ये भी क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है।
अच्छा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के अंदर और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो गई हैं और बहुत कम बची हैं। फिर है कंजर्वेशन वाली बात। तो हमें देखो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को और रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए जिससे कि वो आगे और ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो। IUCN, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इन सारी स्पीशीज़ के बारे में जानकारी कौन रखता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इनका काम यही है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं इनके बारे में ध्यान रखना। और इसको बनाया गया था, इस फाउंडेशन को बनाया गया था इन 1948। अब ये जो IUCN है इसे हम लोग वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं। इसका काम यही है कि कैसे ना कैसे करके ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगाना, और अगर कोई ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होने वाले हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को वार्न करना, लोगों को वार्न करना, लोगों को अवेयर करना। तो ये IUCN काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से हमारा फ्लोरा एंड फौना ख़त्म होता जा रहा है? देखो, ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी चीज़ों के लिए, या फिर इनडायरेक्टली भी आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने आसपास की चीज़ें देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि आपके घर पर जो बेड है, टेबल है, चेयर है, जिस टेबल और चेयर पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, वो किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। ये वुड कहाँ से आती है? ये सारी वुड हमें फॉरेस्ट से ही तो मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अब जैसे वुड हो गई, बार्क्स हो गई, लीव्स हो गई, रबर हो गई, यहाँ तक कि जो हमारी मेडिसिन हो गई। मेडिसिन कहाँ से बनती है? मेडिसिन आप बोल दोगे केमिकल्स से बनती हैं सर, लेकिन ये केमिकल्स बनाने के लिए भी प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं हमें। डाइज हो गई, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, मैन्योर हो गया, और ना जाने कितनी चीज़ें जो हमें हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से मिलती है। वेरियस फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमारी फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। देखो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें इन रिसोर्सेज को थोड़ा सोच कर और समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा ये पढ़ने के बाद। देखो, जो नेचर है, इसके जो रिसोर्सेज हैं हम लोग इन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया। इट इज़ वी आर सेल्व्स, ये हम लोग ही हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। मेजर कॉज जो है डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का बिटवीन 1951 टू 1980 जो देखा गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर ये सर्वे करा। तो सर्वे क्यों करा गवर्नमेंट ने? ये जानने के लिए कि क्या मेजर कॉज है जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। तो ये पता लगा कि फॉरेस्ट के कम होने का रीज़न ये था कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। 1951 के अंदर ओवर 500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्लियर कर दिया गया था फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। मतलब जो प्रोजेक्ट्स थे रिवर वैली के, जैसे डैम कंस्ट्रक्ट करना, ये सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से फॉरेस्ट को क्लियर करा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को क्या कर दिया था? हटा दिया था। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर आपको ये जो डैम दिख रहा है, इसके पीछे ये जो इतना पूरा वाटर स्टोर हो रखा है, आसपास यहाँ पर पहले एक पतली सी रिवर हुआ करती थी, इतनी बड़ी रिवर नहीं थी, और आसपास फॉरेस्ट होता था। उस पूरे फॉरेस्ट को काटकर यहाँ पर डैम बनाया गया जिससे कि वाटर को स्टोर करा जा सके। तो आप देख रहे हो हम लोग कितना ज़्यादा मतलबी हैं और अपने यूज़ के लिए हम लोग फॉरेस्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट पीपल का अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट था इन एरियाज़ को लेके। देखो, अब यहाँ पर जब फॉरेस्ट को कट करा तो सिर्फ इससे हमारे जो फ्लोरा एंड फौना मतलब एनिमल्स थे और प्लांट्स ही इफेक्ट नहीं हुए, ह्यूमन बींग्स भी इफेक्ट हुए। अब देखो, जो लोग इधर आसपास फॉरेस्ट के आसपास रहा करते होंगे बाउंड्री पे, उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि वो लोग तो फॉरेस्ट से ही वुड लेते होंगे, मेडिसिन लेते होंगे, तो उनकी भी बेचारों की बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब हो गई।
दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा मन करता है वहाँ पर फॉरेस्ट के ट्रीज कट करें और घर बना लिए। हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं। अब हंटिंग और पोचिंग के अंदर क्या होता है, देखो जनरली जो चीता होता है उसकी स्किन होती है, या लायन होता है उसकी स्किन होती है, वो मार्केट के अंदर बहुत महंगी बिकती है। आप देखना कि जो एलिफेंट के टीथ्स होते हैं, दांत होते हैं, वो भी बहुत महंगे बिकते हैं ब्लैक मार्केट के अंदर। अब ये जो एलिफेंट के टीथ हो गए, चीता की स्किन हो गई, अब चीता के पास आप जाओगे, भाई चीता मुझे स्किन दे देना प्लीज़ यार, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए इसलिए ले रहा हूँ तुम्हारी स्किन, वो नहीं देने वाला। हाथी के पास जाओगे, बोलोगे भाई दांत दे दो अपने, मुझे पैसे कमाने हैं, तुम्हारे दांत चाहिए, वो ऐसे दांत तो देने वाला नहीं आती। तो लोग क्या करते हैं, इनको मारना शुरू कर देते हैं, और जब इन्हें मार देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं, उनकी जो भी बॉडी का पार्ट होता है जो काफ़ी महंगा बिकता है। इस वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी जो हमारे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो हो रहा है। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज़ सुनी होगी कि जंगलों के अंदर आग लग गई, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का क्या कारण है, देखो एक पर्टिकुलर कारण नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आपने देखा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कुछ लोग एनिमल्स को मार रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसकी वजह से बेचारे एनिमल्स एंडेंजर में आते जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग ये देखने को मिल रहा है कि एक्सेसिव पॉल्यूशन की वजह से फ्लोरा एंड फौना ख़त्म होता जा रहा है। फायर लग जाती है कभी कभी फॉरेस्ट के अंदर, उसकी वजह से भी ख़त्म हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन जो हो रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की वजह से, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम लोग एक सिंपल सा कंपैरिजन करें कि एक अमेरिकन पर्सन कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है कंपेयर टू अ सोमालियन पर्सन, तो एक सोमालियन पर्सन के कंपेयर में एक अमेरिकन पर्सन 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। मतलब अगर हम लोग देखें तो बेचारा जो एक सोमालिया के अंदर पर्सन रह रहा है वो कम रिसोर्सेज को यूज़ करता है कंपेयर टू अ अमेरिकन पर्सन। तो अब ये ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, फॉरेस्ट वगैरह से आ रहे हैं। तो डायरेक्टली ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो रिचेस्ट 5% लोग हैं उनको कंपेयर करें अगर 25% ऑफ द पुअरेस्ट लोग, तो वो जो 5% लोग हैं वो उन 25% लोगों से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। आसान भाषा में समझते हैं, देखो जो अमीर इंसान है इंडिया के, उनको क्या करना है, एसी लगे हुए हैं बहुत सारे घर में, एसीज़ को स्विच ऑफ नहीं करते, लाइट्स को स्विच ऑफ नहीं करते, फ़ैन को स्विच ऑफ नहीं करते, चलते रहते हैं। अब ये जो एसीज़ हैं, लाइट्स हैं, फैंस हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है हमें, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, फॉरेस्ट से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, कोल वगैरह मिलता है, वुड मिलती है, यहाँ से हम लोग जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो अब ये जो रिचेस्ट 5% लोग हैं ये ऐसे ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोचते नहीं है ये लोग, और हमारे जो एनवायरनमेंट है इसको इकोलॉजिकल डैमेज ये लोग पहुँचा रहे हैं। जबकि जो पूरेस्ट 25% लोग हैं वो इनके जितने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे कम हैं। बायोलॉजिकल लॉस जो है वो स्ट्रांगली कोरिलेट हम लोग कर सकते हैं इसको विद लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब हमारा जो फ्लोरा फौना है इससे हम लोगों का इतना प्यार अब नहीं रहा। वुमेन जो हैं वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, वाटर और अदर बेसिक सब्सटेंसेस एंड नीड्स। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लोरा एंड फौना के डिस्ट्रक्शन से सर हमारी देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो जितना ज़्यादा हम लोग इन सारे रिसोर्सेज को डैमेज करते जाएंगे उससे हमारी कंट्री के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तो पॉवर्टी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ सोचो कि हम लोग मेडिसिन कहाँ से लाते हैं, वुड कहाँ से लाते हैं, और फॉरेस्ट के अंदर से कितने सारे रिसोर्सेज हम लोग लेते हैं। अगर फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर देंगे तो ये सारे रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे। अच्छा सबने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी एक ऐसी मुर्गी की जो कि रोज़ सोने का अंडा देती थी। तो उसके मालिक ने सोचा कि ये तो रोज़ सोने का अंडा देती है मुर्गी, इस मुर्गी को काट के देखा जाए और जितने भी इसके पेट के अंदर सोने के अंडे होंगे उन्हें ले लिया जाए। उसने ऐसा करा, मुर्गी तो मर गई और देखा तो एक भी सोने का अंडा उस मालिक को फिर नहीं मिला उस दिन के बाद। तो ऐसा ही हो रहा है, हम लोग इतने ज़्यादा फॉरेस्ट और
फ्लोरा एंड फौना को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं कि एक टाइम के अंदर वो अगर ख़त्म हो गए तो फिर हमें रिसोर्सेज मिलना ही बंद हो जाएंगे। ये जो फॉरेस्ट है ये एक वो मुर्गी है जो कि हमें सोने का अंडा यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, वुड दे रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर वर्क करना चाहिए। कैसे हम लोग बचाएंगे हमारे फॉरेस्ट को? तो फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ हो रही है घर में तो उसको बंद नहीं करते। अच्छा, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी नई चीज़ चाहिए तो वो रीयूज़ करने की जगह, रिसाइकल करने की जगह नई चीज़ें ले लेता है। ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह, देखो आप लोग जो फायर क्रैकर्स बर्न करते हो इन सब से भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है और भी बहुत सारे रीजंस है। पॉइजनिंग, फॉरेस्ट के अंदर जो फायर्स लग रही हैं, आग लग रही हैं, उसकी वजह से इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होती जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर इस प्रॉब्लम के बारे में गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता और लोगों को कुछ नहीं पता, बल्कि इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को लेकर सीरियस हैं। तो कैसे हम लोग कंजर्व कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया के अंदर, देखते हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी कि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने वाले हैं और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे तो फ्लोरा एंड फौना भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस चीज़ को गवर्नमेंट को कंजर्व करना था। तो अब कंजर्व कैसे किया जाए? प्रॉब्लम के बारे में गवर्नमेंट को पता था। कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट को इम्प्लीमेंट करा गया 1972 के अंदर और वेरियस प्रोविजंस लाए गए जिससे कि हम लोग इन हैबिटेट्स को, मतलब इन जगहों को, जैसे कि फॉरेस्ट वाली जगहें हो गई, इन्हें बचा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अनाउंस करे, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को लेकर ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। जैसे एक प्रोजेक्ट था द टाइगर प्रोजेक्ट। अब इस टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी गई अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। तो इंडिया के अंदर हंटिंग और ट्रेड्स जो होते थे एनिमल्स के, मतलब एनिमल्स को मार कर बेच दिया जाता था, उस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस बना दी। इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पढ़ते हैं इसके बारे में। ये एक ऐसा एक्ट है जिससे कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, फ्लोरा एंड फौना प्रोटेक्ट होगी। इसको 1972 के अंदर पास करा गया था। इसके अंदर लिस्ट है ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ जो कि इस कंट्री के अंदर है, मतलब कि कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इस एक्ट के अंदर बैन कर दिया गया है हंटिंग को, मतलब आप हंटिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली ऐसे बंदूक उठाई या कुछ भी उठाया, एरो एंड बो, और गए और एनिमल्स को मार दिया चाकू वाकू से या एरो एंड बो से, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। अब इंडिया के अंदर वो इलीगल है। लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, मतलब जितने भी ऐसी स्पीशीज़ थी, ऐसे हमारे एनिमल्स थे या प्लांट्स थे जो कि ख़त्म होने के कगार पर थे, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। मतलब कि अगर उन्हें किसी ने कट करा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन लगाया गया ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ पर, मतलब कि आप एनिमल्स को ऐसे मार नहीं सकते, उनकी स्किन वगैरह नहीं बेच सकते डायरेक्टली। या आपने अभी सुना था कि कैसे एलिफेंट के टीथ लोग बेचते हैं मार्केट के अंदर काफ़ी महंगे महंगे, उस चीज़ पर भी बैन लगाया गया। स्टैब्लिश करे गए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थ्रू आउट द कंट्री। देखो, अगर हमें लोगों को इम्पोर्टेंस बताना है फॉरेस्ट का, तो लोगों को एक ऐसी जगह हमें बनानी पड़ेगी जहां पर लोग जा सकें और देख सकें इन फॉरेस्ट की चीज़ों को, जैसे कि एनिमल्स को, प्लांट्स को। इन सब चीज़ों को जब हम लोग देखेंगे तब हमें समझ में आएगा इनका इंपॉर्टेंस, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखकर हम लोग जल्दी समझते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया। अच्छा, इनको बनाने का एक और रीज़न भी था कि यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता कि गया और एनिमल्स को हंट कर लिया या फिर ट्रीज़ को कट कर लिया। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, अनटिल एंड अनलेस आपके पास गवर्नमेंट से परमिशन है। प्रोजेक्ट सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सब को भी निकाला गया टू हेल्प द स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पीशीज जो कि खत्म होने की कगार पे थी। प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट करा गया था 1973 के अंदर।
टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी इस प्रोजेक्ट के बाद वाकई में इंक्रीज हुई। तो ये जो गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशन थे इससे वाकई में बेनिफिट हो रहा था। 1800 से 55,000 पॉपुलेशन हो गई थी टाइगर्स की 20th सेंचुरी की शुरुआत में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। अब देखो टाइगर देखने में कितने सुंदर लगते हैं, तो सोचो आई इस स्पीशीज को हम ख़त्म कैसे होने दे सकते हैं। खतरनाक तो होते ही हैं टाइगर। इस एक्ट को लॉन्च करा गया था इन 1973, जिससे कि हम लोग एंडेंजर्ड स्पीशीज टाइगर को बचा सकें, मतलब जो खतरे में है उस स्पीशीज को बचा सकें। जो टाइगर की पॉपुलेशन है ये एक बहुत बड़े थ्रेट के अंदर है, मतलब बहुत बड़े खतरे के अंदर है, क्योंकि लोग टाइगर्स को मारकर उनकी स्किन को बेचते हैं, उनके बोन्स को बेचते हैं, जिनको कि ट्रेडिशनल, जो इनकी टाइगर्स की बोन होती है ना, इन्हें ट्रेडिशनल मेडिसिन के यूज़ करा जाता है इन एशियन कंट्रीज। अब आपको पता है ये चाइना वाइना वाले जो लोग होते हैं ना, ये यही करते हैं कि टाइगर्स को बेचारों को मार दिया, उनके दांत वाँत से या उनकी स्किन वगैरह से कुछ मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से टाइगर्स को मारा जाता था। और भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं। सबसे पहले तो एक श्रिंकिंग हैबिटेट, जो टाइगर्स थे उनके रहने की जगह कम होती गई। दूसरी, टाइगर्स को जो बेचारों को प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो उनका खाना था, खाने की चीज़ें थी, जो प्रे थे उनके, वो भी अब कम होते जा रहे थे, डिप्लीट होते जा रहे थे। तो अब टाइगर खाएंगे क्या? और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी। तो ह्यूमंस क्या कर रहे थे, वो एनिमल्स जिन्हें टाइगर खाया करते थे अब उन्हें ह्यूमन बींग्स खा रहे थे मार मार के। तो अब बेचारे टाइगर का खाना क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, रहने की जगह भी कम होती जा रही थी। इस वजह से भी टाइगर कम हो रहे थे। इंडिया और नेपाल जो है ये एक तरीके से प्राइम टारगेट है फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट है फॉर द टाइगर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। इस वजह से इंडिया और नेपाल के अंदर ज़्यादातर ये एक्टिविटीज़ होती हैं पोचिंग वाली। फिर बात करते हैं मेजर टाइगर रिजर्व्स की, जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। देखो कहाँ कहाँ पर टाइगर्स को रखा गया है। तो अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है, वहाँ पर आपने विजिट करा है तो कमेंट ज़रूर करना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर रहते हो तो इस जगह पर ज़रूर जाना। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइगर रिजर्व्स बनाए गए जहाँ पर टाइगर रहा करते थे, आराम से मज़े से यहाँ पर टाइगर रह सकते हैं, कोई उन्हें मारेगा नहीं या फिर कोई उनके ऊपर बैन नहीं लगाएगा। तो ये सारे हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जहाँ पर टाइगर मज़े से रहते हैं। तो आप देख सकते हो ये मेजर 7 हमने लिखे हैं एक तरीके से, मेजर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया ये हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अब इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, इन्हें या तो गवर्नमेंट ओन करती है या फिर इन्हें मैनेज करती है गवर्नमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या फिर और किसी डिपार्टमेंट के थ्रू इन्हें गवर्नमेंट मैनेज करती है। ज़्यादातर इंडिया के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स हो गए, इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैंडल करता है। अब जो फॉरेस्ट है इन्हें क्लासीफाई करा गया है इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहले आता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या है? ये वो वाला फॉरेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है एज फार द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इसको सबसे ज़्यादा कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में इस फॉरेस्ट से बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं हमें। यहाँ के रिसोर्सेज बहुत काम के हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी यहाँ के काफ़ी ज़्यादा खतरे में होते हैं, तो इन्हें भी बचा कर रखना है। हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड को हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो कवर करता है। अब यहाँ पर जिसका मन करे मुंह उठा के गया और पेड़ काटने लग गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अब उस चीज़ पर बैन है, तो गवर्नमेंट ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाए हुए हैं, कैटेगरी बना रखी है। फिर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये वाले लैंड जो होते हैं इन्हें हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फर्दर डिप्रेडेशन, मतलब कि यहाँ पर कुछ जगह हमने डिस्ट्रॉय कर दी थी फॉरेस्ट की, लेकिन अब और ज़्यादा जगह डिस्ट्रॉय ना हो उससे हमारी गवर्नमेंट हमें रोकती है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आता है। फिर है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये वो वाले फॉरेस्ट होते हैं या वेस्टलैंड्स होते हैं जो कि दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ ओन करती है। मतलब ये वो वाले लैंड हो गए जहाँ पर गवर्नमेंट भी ओन करती है इन्हें और कुछ प्राइवेट लोग भी ओन करते हैं। तो इन्हें हम लोग अनक्लास्ड फॉरेस्ट को भी बचा के रखना हमारे लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कम्युनिटी की और कंजर्वेशन की। देखो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही ये सारे स्टेप्स ले रही है। हम लोग जो इंडियंस हैं हम भी काफ़ी क्लेवर है और काफ़ी स्मार्ट है। हमें भी
कंजर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे फॉरेस्ट को। तो यहाँ पर जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं ये बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के लिए घर भी हैं। देखो बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट को लोग कट कर रहे हैं, ट्री यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली लोग फॉरेस्ट को ही नहीं कट कर रहे, फॉरेस्ट को ही नहीं ख़त्म कर रहे, कुछ लोगों का घर भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो आदिवासी लोग हैं उनका घर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सम एरियाज ऑफ इंडियन लोकल कम्युनिटी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर फॉरेस्ट के पास में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, वो सब भी गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड वहाँ पर सेटअप हो पाए। तो यहाँ पर एक फेमस चिपकू मूवमेंट था जो कि लोगों ने ही स्टार्ट करा था, और आप देखोगे अभी थोड़ी देर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे फार्मर्स और सिटीजन्स के ग्रुप ने बीज बचाओ आंदोलन भी चालू करा था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं धीरे धीरे करके इन्हें लाया गया जिससे कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकें। अब एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करके प्रोग्राम था जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि 1988 में शुरू हुआ था, जिसको ओडिशा में सबसे पहले स्टार्ट करा गया था। तो शुरू करते हैं हम लोग चिपकू मूवमेंट से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिपकू मूवमेंट के बारे में। तो क्या हुआ कि कुछ लोग पहुंच गए हिमालयाज़ के अंदर और वहाँ के ट्रीज़ को कट करने के लिए। अब क्या हुआ कि जब वो लोग ट्रीज़ को कट करने के लिए पहुँचे तो यहाँ के लोग काफ़ी क्लेवर थे। इन्होंने डिसाइड करा कि अब ट्रीज़ को कट होने से कैसे रोकें। तो लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग कैसे रोक सकते हैं ट्रीज़ को कट होने से। तो लोगों ने सबने प्लान करा कि हम लोग ऐसे सर्कल बना लेंगे ट्री के आसपास, और अगर कोई भी ट्री को कट करने आएगा तो बोलेंगे कि भाई पहले हम लोगों को आपको काटना पड़ेगा, तब ट्री को काटो, तो फिर हम लोग ट्री को बचा पाएंगे। तो ऐसे ही इस मूवमेंट को स्टार्ट करा गया था। 1970s में गढ़वाल के अंदर इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जो कि उत्तराखंड के अंदर एक जगह है। ट्रीज़ को प्रिवेंट करा गया था फ्रॉम बीइंग कट बाय फॉर्मिंग अ ह्यूमन सर्कल अराउंड देम। ऐसे करके एक सर्कल बना लिया था ट्री के आसपास लोगों ने, और इसी मूवमेंट को देखकर पूरी कंट्री के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, और उन लोगों ने भी ऐसे ही जहाँ पर भी फॉरेस्ट कट होने वाले होते थे ऐसे ही ट्रीज से लोग चिपक जाते थे, ट्रीज से ऐसे ही सर्कल बना लेते थे ट्रीज के आसपास। फिर है बीज बचाओ आंदोलन। देखो 1980s में तेहरी रीजन जो था उत्तराखंड का, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था बीज बचाओ आंदोलन। इसको एक फार्मर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे विजय जरधारी, उन्होंने स्टार्ट करा था, जो कि 1988 में गवर्नमेंट ने भी इस वाले जो बीज बचाओ आंदोलन जो थी सिचुएशन, इसके अंदर इनका सपोर्ट करा। तो यहाँ पर बीज बचाओ आंदोलन से मतलब क्या है? देखो बीज बचाओ आंदोलन का सिंपल मतलब ये था, जो हमें ऊपर हमने पढ़ा था कि बीज बचाओ आंदोलन से जो डाइवर्स्ड क्रॉप प्रोडक्शन थी उसको बचाया जाए। देखो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, सिंथेटिक वाले क्रॉप्स ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो उनको छोड़कर जो हमारे पुराने तरीके के सीड्स हुआ करते थे, मॉडिफाइड तरीके के सीड्स नहीं होते थे, उनको बचाया जाए, हमारी डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन को रोका जाए, बचाया जाए। तो इसको फर्स्ट लॉन्च करा गया था इन उड़ीसा, और लोकल कम्युनिटीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जिससे कि कंजर्व कर रहे थे वाइल्ड लाइफ को और रिस्टोर कर रहे थे हमारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। तो बीज बचाओ आंदोलन आई होप आपको क्लियर होगा कि इसके अंदर सबसे पहले लोगों ने इस मूवमेंट को शुरू करा था 1980s में। फिर 8 साल तक जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं बीज बचाओ आंदोलन के अंदर, तो गवर्नमेंट ने भी उनका सपोर्ट करना शुरू करा 1988 के अंदर। शुरुआत होती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। अब गवर्नमेंट को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, लेकिन फॉरेस्ट को बचाना पॉसिबल नहीं है अगर लोग हमारे सपोर्ट में नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम लोग लॉन्च करेंगे ऐसे प्रोग्राम्स जिसके अंदर कि हम लोग भी, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी और लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही प्रोग्राम्स को लॉन्च करा बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। प्रोग्राम के अंदर क्या होता था कि जो विलेज की कम्युनिटीज़ थी, मतलब जितने भी लोग थे विलेज के, उन सबको समझाया जाता था, उन सबसे बोला जाता था कि हमारी हेल्प करो। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बोलते थे कि हमारी हेल्प करो इन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नियर बाय फॉरेस्ट। आसपास के जो फॉरेस्ट है उनको बचाने में हमारी हेल्प करो। फॉरेस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं आप लोग, सेव करो फॉरेस्ट को, जैसे भी सेव कर सकते हो। जो भी एरियाज थे कंसर्न के, यूजुअली
जो ख़राब होने वाले थे हमारे फॉरेस्ट, उन एरियाज़ के अंदर सबसे पहले कोशिश करी गई इस प्रैक्टिस को लाने की। द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम वॉज ओडिशा। ओडिशा ने सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्टार्ट करा था इन 1988, और जितनी भी कम्युनिटीज़ थी उन सब को बोला गया था कि आपको क्या करना है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज़ जो थी बनाई गई और उनको क्या करना था, उनको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, वहाँ के जो फ्लोरा एंड फौना थे उनको बचाना था। हर एक बॉडी का एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, मतलब एक उनके ऊपर हेड थे जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते थे, डे टू डे अफेयर, मतलब डेली जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर लोगों ने और गवर्नमेंट ने मिलकर फॉरेस्ट को कैसे बचाया ये हमने पढ़ा। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज होमवर्क। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बनो। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी इसी तरीके से मिलने वाले हैं। मेंबर्स को और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, तो आप मेंबर्स ज़रूर बनना। और दूसरी चीज़ ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, फटाफट सॉल्व करना है, और ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में रिपीटेडली आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस को मुझे सेंड करना है, करने के बाद ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर के अंदर मैं देता हूँ, जो कि बोर्ड्स के अंदर बार बार आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम के अंदर, वो भी आपको उनका आइडिया लग जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। मनु से ज्ञान लेते रहो।